हम दोनों समुद्र तट पर घरौंदे बनाते थे। खेलते हुए एक दिन महसूस किया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। प्यार के एहसास से मुझे शर्म भी आई, झिझक भी हुई, लेकिन जो होना था वह हो गया था। यह प्यार कितना गहरा और उदंड था, इसकी कल्पना गीत लिखकर खो जाने या रोकर हल्के हो जाने वाले भावुक हृदय ही कर सकते हैं। एक आग थी जो हौले हौले हम दोनों के बीच सुलगती जा रही थी, और जब भी मौका मिलता हम बड़ों की आंखें बचाकर एक दूसरे को छूने, सहलाने या चुटकियां भरने की फिराक में रहते थे। तट पर घरौंदे बनाने का ढोंग करते हुए आहिस्ता आहिस्ता रेत की सतह के नीचे एक दूसरे के स्पर्श को के लिए लालायित या कुर्सियों के पीछे घुटने से घुटना सटाकर खड़े हुए, पकड़े जाने के डर से उत्तेजित, हम आशंका और उत्तेजना के एक जाल में टंगे थे। आशंका और उत्तेजना के एक जाल में टंगे थे। लहू में सनसनाती सुखद अनुभूतियों का यह जाल कभी हमें हवा में उछाल देता और कभी झटके से खुलते हुए किसी दरवाजे या हवा के चलने से टकराती किसी खिड़की की आवाज से हमारी सांस जहां की तहां रह जाती है। और कभी किसी झाड़ी में गेंद फेंक कर ढूंढते ढूंढते कनपटियों से कनपटियां सटाए कोई आहट खट खट माथे पर आ बसती, और सहम कर झुरमुटों से बाहर भी देर तक आतंकित अलग अलग खेलते हुए फिर मिलन का इंतजार करते थे। बाप रे, कुछ ज्यादा ही गहरा प्यार हो गया है ये। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि सचमुच हम पकड़े जाएंगे, पर हमारी उम्र की वजह से किसी को शक न हुआ, और किसी झाड़ी के पीछे सहमते सहमते एक दूसरे के होठों को छू लेने का, समुद्र में नहाते नहाते पानी के नीचे टांगों से टांगें सटाए रखने का, और खेल खेल में लड़ने का ढोंग कर बार बार उलझती हुई हमारी उंगलियों का यह खेल इसी तरह चलता रहा। तो दो चार चीजें ये करते थे। समुद्र के पानी में टांगें सटाते थे, और एक दूसरे को होठों को छू लेना मतलब किस करना, और यही सब खेल कूद। यादें दो तरह की होती है। जब हम कभी किसी के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं तो पर्दों की स्मृतियां, पटलों का प्रोजेक्टर पहले तो एक छाया डालकर चुप हो जाता है, फिर कई खुशबुएं, रंग और रेखा चित्र, कटे हुए दृश्य, अनुभूतियां, असंबंध किंतु तीखेपन से छूते हुए तेज तेज गुजर जाते हैं। अंधेरे में जगमगाते इन भिन्न भिन्न रोशनी के टुकड़ों की तरह अन्ना की याद मेरे लिए इतनी साफ नहीं है कि मैं उसे अपनी बाहों में पसीने से भीगी हुई या चिकनी पिंडलियों और भारी नितंबों वाली युवती के रूप में पहचान सकूं, और न ही इतनी स्पष्ट कि सस्ते वेश्या घरों से लेकर भद्र महिलाओं तक के ठंडे गर्म स्पर्श उसे धो सकें। बाप रे। अंधेरे में जगमगाते इन भिन्न भिन्न रोशनी के टुकड़ों की तरह अन्ना की याद भी मेरे लिए इतनी साफ नहीं है कि मैं उसे अपनी बाहों में पसीने से भीगी हुई चिकनी पिंडलियों और भारी नितंबों वाली युवती के रूप में पहचान सकूं, और न ही इतनी स्पष्ट कि सस्ते वेश्या घरों से लेकर भद्र महिलाओं तक के ठंडे गर्म स्पर्श उसे धो सकें। लेकिन जब भी कभी जेल में अपने सेल के बाहर झांक कर भुनभुनाती हवाओं से मार्च की गंध पहचानने के लिए उतावला हो उठता हूं, तो अन्ना और मार्च एक साथ वापस आ जाते हैं। मतलब ये जेल में है अभी, और जेल के बाहर जब झांकता है और वहाँ की हवाएं, गर्म हवाएं वहाँ से आती हैं, वहाँ के और ये सब, हाँ, सेल से बाहर झाँक भूनाती हवाओं को मार्च गंध एक खुशबू आती है हवा से, तो इससे एक पुरानी एहसास ताज़ा हो जाती है। बहुत दिनों तक इसी तरह छुपा छुपी खेलने के बाद आखिर एक दिन मैंने अन्ना को इस बात के लिए तैयार कर ही लिया कि वह रात को खाना खाने के बाद सैर करने के बहाने बाहर चली आए और बाग में टूटी हुई दीवार के पास बेलों की घनी छांव में बेंच पर बैठकर मुझसे मिले। अभी तो एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट, वहां अंधेरा भी था और एकांत भी। किसी के आने की आहट सुनकर अलग हुआ जा सकता था। मुझे याद है
कि बेंच पर बैठने के बाद जब डरते डरते हमने सामने देखा था तो खिड़की के रंगीन कांचों से छन कर आती अन्ना के घर की रोशनियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई रंग बिरंगी लालटेन हिला हिला कर इशारे कर रहा है। डैडी और मम्मी ब्रिज खेल रहे हैं, अन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा। और मैंने उसी अपनी ओर खींचकर उस पर झुकने से पहले आकाश की ओर देखा था, तब नीचे बढ़ते मेरे हाथों और ऊपर देखती हुई मेरी आंखों ने लगभग एक ही समय जाना था कि 5-10 मुट्ठी सितारों के पीछे आकाश और बादल की सी पतली फ्रॉक से ढका अन्ना का शरीर दोनों बिल्कुल नंगे हैं। क्या? और जब मैंने उसे अपनी ओर खींचकर उस पर झुकने से पहले आकाश की ओर देखा था, तब नीचे बढ़ते मेरे हाथों और ऊपर देखती मेरी आंखों ने लगभग एक ही समय जाना था कि 5-10 मुट्ठी सितारों के पीछे आकाश और बादल की सी पतली फ्रॉक से ढका अन्ना का शरीर दोनों बिल्कुल नंगे हैं। और जब मैंने उसकी पिंडलियों को सहलाना शुरू किया तो उसकी दोनों टांगें आपस में जुड़ी हुई थीं, लेकिन कानों पर से सरकते सरकते जब मेरे होंठ यकायक उसके होंठ से मिल गए तो घुटने स्वतः ही धीरे धीरे अलग होने लगे। उसकी आंखों में तैरती हुई आशंका, भय और अपेक्षित आनंद की अधखुली नमी को देखकर मैं कुछ देर के लिए ठहर गया था, लेकिन तभी मेरी ढोड़ी के नीचे से होकर गले के ऊपरी हिस्से को जमाती हुई एक गर्म सांस और अन्ना के हिलने से यकायक नीचे फिसल आए मेरे सहमे हुए हाथों ने मुझे फिर एक डगमगाती हुई कश्ती में फेंक दिया था। बहुत कठिन नोवेल है। उसकी आंखों में तैरती हुई आशंका और भय और अपेक्षित आनंद की अधखुली नमी को देखकर मैं कुछ देर के लिए ठहर गया था, लेकिन तभी मेरी ढोड़ी के नीचे से होकर गले के ऊपरी हिस्से को जमाते हुए गर्म सांस और अन्ना के हिलने से यकायक फिसल आए मेरे सहमे हुए हाथों ने मुझे एक डगमगाती हुई कश्ती में फेंक दिया था। जिस बेंच पर हम बैठे थे वह सपाट नहीं थी, एक और झुकी हुई थी। अन्ना मुझसे जरा ऊपर थी और मैं ढलान वाली तरफ था, लेकिन इसमें कहीं दिक्कत नहीं थी, बल्कि हुआ यह था कि अन्ना के तपते होंठ आहिस्ता आहिस्ता थरथरा कर भिजती हुई उसकी बाहों, मेरे घुटने के दबाव से खुलती हुई उसकी अतुर्जांघों के साथ साथ खुशबू का हल्का सा बादल मेरे चारों ओर झुकाया था। तभी कहीं हल्की सी आवाज हुई। अन्ना एकदम से पीछे हट गई, लेकिन आवाज जितनी भी तेज से उभरी थी उतनी ही तेजी से डूब भी गई। अन्ना को झुकी हुई अन्ना पीछे हटकर दोबारा ज्यों की तो ढीली पड़ी रही। एक हाथ से उसकी कमर थाम दूसरे हाथ उसके बालों को फेरते हुए मैंने नीचे की ओर झुकना आरंभ किया। मुझे और ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा। मेरे होंठ पर पिसते हुए अन्ना के होंठ मुझे आपस में खींचकर नीचे की ओर ले गए। फिर रेशमी सतहों पर धीरे धीरे सरकते हुए मेरे गर्म होंठ उसके अधपके सीने के बीच आकर ठहर गए और मेरे रग में खुशबू का एक नया झोंका तैर गया। अवश्य ही अन्ना शाम को चोरी छिपे अपनी माँ के कमरे में गई होगी और मुझसे मिलने की तैयारी में किसी कीमती पाउडर का फफ लगा कर आई होगी। मैंने होठों में दबाई हुई अन्ना को बेंच पर लिटाकर कमर के आसपास सहलाना शुरू किया ही था कि तभी अंधेरे में से एक जोर की गुर्राहट आई। मैं सहम गया। अन्ना भी हड़बड़ाकर उठ बैठी। हम दोनों ने देखा अन्ना के सामने बिल्ली खड़ी थी। शायद और कोई मौका होता तो हम लोग हंस पड़ते, लेकिन हमारे सूखे हुए गले से कोई आवाज न निकली। अन्ना अपने होठ को जीभ की नोक से तर करने के बाद मेरी आस्तीन खींचते हुए दोबारा अंधेरे में गुम हो जाना चाह रही थी। तभी अंधेरे में से दूर आती हुई उसकी माँ के पुकारने की आवाज गूंजी। अन्ना, अन्ना बेटी, बाग में क्या कर रही हो? माँ की पुकार का जवाब देते हुए अन्ना को जाना पड़ा और मैं सितारों की छाँव में बेलों से घिरे हुए वातावरण में एक पत्थर की पुरानी बेंच पर धीरे धीरे तपते रहने के लिए अकेला छूट गया। स्कूल में हम लोग कम ही मिलते जुलते थे। हाँ, कभी इत्तेफाक से
ही हमारी नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती थी तो दिल में कुछ बेचैनी सी होने लगती थी। भले ही हम जुबान से कुछ नहीं बोलते थे मगर हमारी आंखें तो आपस में बात कर ही लेती थीं। मुझे उस समय एक एहसास होने लगा था कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं अथवा हमें प्यार हो गया है। या तो प्यार करने लगे या तो प्यार हो गया है, दोनों सेम बात है। प्यार तो हृदय की भावना का दूसरा नाम है। प्यार तो हृदय की भावना का दूसरा नाम है। असल में हृदय की भावना ही तो प्यार है जो मन की गहराइयों से उत्पन्न होता है। ओके, बड़ी अच्छी बात है। हृदय की भावना का दूसरा नाम ही तो प्यार है। तो प्यार हम बोला जा सकता है लेकिन हृदय की भावना तो अपने अंदर की बात है जो मन की गहराइयों से उत्पन्न होता है। यह तो एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे हम दोनों के दिलों में सुलग रही थी। हमें जैसे ही कोई मौका मिलता हम बड़ों की आंखों में धूल झोंक कर एक दूसरे से मिलते। वाह अरे यार, धूल झोंकना क्यों है? इससे अच्छा तो जानवर जैसा जिंदगी जिए। शेर धूल झोंक के एक दूसरे से मिलता है, गीदड़ धूल झोंक के, गधा धूल झोंक के गधी के पास जाता है, कुछ नहीं, सीधा जाके मिलता है गधी से, क्योंकि गधा है, गधी से मिलेगा, क्या है इसमें? हम्म हमारा यह मिलन एक दूसरे को और निकट ले आता। हम कुछ सहमे हुए से एक दूसरे की चुटकी काट लेते। कितना आनंद आता था इस प्रकार के स्पर्श से। रेत पर बैठे बैठे जब हम हमारे घुटने एक दूसरे से टकरा जाते तो ऐसा प्रतीत होता जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। लहू में सनसनाती सुखद अनुभूतियों का यह जाल कभी हमें हवा में उछाल देता और कभी हवा के कारण खुलते बंद होते किसी द्वार की खिड़की की आवाज़ हमारे कानों में आती तो हमारे सांसें रुक जाती थी। एक बार फ्रेज और इस्तेमाल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि यह सब कुछ प्रकृति की ही देन थी। हाँ यार, प्रकृति का ही तो देन है। हम क्या पैदा कर रहे हैं अपने अंदर ये हृदय के भाव जिसको प्यार बोलते हैं। और प्रकृति की देन किसको दी गई थी? जिसने हमें दिया। उसको किसने दिया था? उसको जिसने दिया। तो सो ऑन एंड सो ऑन। हम कुछ भी सोचकर नहीं करते थे। जब कुछ अपने आप ही हो जाता था, सब कुछ अपने आप ही हो जाता था। कभी सोच के ये सब किए ही नहीं। हमें इस खेल में इतना आनंद आता था। अच्छा, एक चीज है कि हम ये चीज बिना सोचे समझे ये चीज करते हैं क्योंकि अपने आप हो जाता है। लेकिन जब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो इतना दुख होता है, तब हमें पता चलता है कि अरे ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है बे। साले दुख काहे नहीं खत्म होता है। डायलॉग मैं समझता हूँ प्रकृति के देने। और हम कुछ भी सोचकर नहीं करते, सब कुछ अपने आप ही हो जाता था। हमें इस खेल में इतना आनंद आता था कि हम उन बीते क्षणों के स्पर्श को याद करके भी आनंद महसूस करते थे। ओके, यादों में भी आनंद आ जाता था। उस दिन माँ के पुकारे जाने पर जाने वाली अन्ना की खुशबुओं का दोबारा खिलने का 24 वर्षों तक मैं इंतजार करता रहा। 24 वर्ष। जवानी के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि किसी तेज रफ्तार दौड़ती रेलगाड़ी की खिड़की से फड़फड़ाते हुए दृश्य को देख रहा हूं। जवानी इतनी तेज गुजरती है कि आप रेलगाड़ी में बैठे रहें और खिड़की से बाहर देखें तो फड़फड़ाते हुए दृश्य इतने तेज खत्म होते हैं। इस तरीके से आपकी याद आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाते हैं और आपको लगता है ओ माय गॉड, जवानी निकल गई। सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आखिरी स्टेशन तक याद रखा जा सके। फड़फड़ाते हुए तो निकल गए, सारी यादें निकल गई, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आखिरी स्टेशन याद रखा जाता है। जवानी, बचपन से आगे जब जवानी में कदम रखा जाता है तो हर इंसान अपने अंदर एक विचित्र सा परिवर्तन करता है। और विशेषकर मुझे जैसा भावुक इंसान इस परिवर्तन को ज्यादा ही महसूस करता है। बचपन से आगे जब जवानी में कदम रखा जाता है तो हर इंसान अपने अंदर एक विचित्र सा परिवर्तन करता है। यह और विशेषकर मुझे जैसे भावुक इंसान इस परिवर्तन को ज्यादा ही महसूस करता है। लंदन, पेरिस में कॉलेज की शिक्षा समाप्त करते करते और औरतों से मेरा संपर्क हुआ। अपने शरीर के सुंदर गठन और सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण मुझे लड़कियां मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। अक्सर कोई ना कोई लड़की मेरे चक्कर में पड़ी ही रहती थी। और अगर
इर्द गिर्द मंडराने वाली इन सभ्य लड़कियों से मैं ऊब जाता तो वेश्याओं के पास चला जाता। औरतों से मेरे संबंध मात्र औपचारिक थे, औपचारिक, अनौपचारिक नहीं। और हाँ, नेचुरल संबंध औपचारिक ही होने चाहिए। अपनी अनौपचारिक क्या होगा? हुँ? अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी औरत का इस्तेमाल कर लेने के बाद मेरे मन में कोई भावनात्मक संबंध शेष न रह जाता। क्यों? क्योंकि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का ही इरादा था, तो भावनात्मक संबंध बनेगा ही नहीं। तो ये पूर्ति के बाद भावनात्मक संबंध है बचा ही नहीं रहता। दवाई पीकर फेंक दी गई खाली बोतलों की तरह, खाली बोतलें बाहर हैं, दवाई खत्म। औरतें भी मेरे जीवन में आती और चली जाती थी और मैं उन्हें बगैर किसी राग द्वेष के खाली कपड़ों की तरह पहनता उतारता रहा। आती थी, चली जाती थी, खाली कपड़ों की तरह उतारते पहनते रहते हो तुम्हें। पहले सोचता था कि मनोविज्ञान का अध्ययन करूंगा। हाँ, जब आदमी परेशान होता है ना, तब साइकोलॉजी का स्टडी करने चला जाता है। लेकिन फिर यह पाने के बाद मेरी रुचि अंग्रेजी साहित्य में अधिक है। मैं धीरे धीरे अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करना आरंभ कर दिया और लंदन से पेरिस चला आया। पेरिस में दुनिया भर से आई फिल्में देखता, मर्जी से पढ़ता लिखता और यदा कदा कविता और शोध ग्रंथ लेख प्रकाशित करता रहा। किट्स द्वारा बेंजामिन वेली को लिखे गए एक पत्र के संबंध में मेरी विश्लेषणात्मक प्रस्ताव पर काफी तहलका मचा था। वाह! मतलब एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को एक पत्र लेखन किया था, तो उस पत्र लेखन का विश्लेषण ये किया तो उस पर तहलका मच गया। रिसर्च। इन्हीं दिनों फ्रांस के एक प्रमुख प्रकाशक ने मुझे फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य का तुलनात्मक सहायक ग्रंथ तैयार करने का आग्रह किया। मैं उसे कुछ दिनों तक टालता रहा, फिर तैयार हो गया। अंग्रेजी और फ्रेंच साहित्य के इस ग्रंथ को कई खंडों में तैयार करना था। यदि कहूं कि मेरे जीवन के पिछले 2 दशक किसी न किसी रूप से इस ग्रंथ की तैयारी से संबंधित रहे तो अतिशयोक्ति न होगी। तो मतलब इस ग्रंथ के 2 दशक 20 साल किसी न किसी रूप से इस ग्रंथ की तैयारी करने में ही इनके बीत गए। ओके, मैं जिस समय गिरफ्तार हुआ उस समय इस ग्रंथ माला का आखिरी खंड तैयार कर चुका था। बीच के कुछ दिन लिखने का मन न लगा तो मैं प्रौढ़ों के एक स्कूल में पढ़ाने का काम भी स्वीकार कर लिया। यहाँ मुझे सभी तरह के लोग मिले और लगभग सभी क्षेत्र में मेरे संपर्क स्थापित हो गए। अक्सर अपने संपर्कों का लाभ उठाकर मैं कोई न कोई मौका निकालकर अनाथालयों, सुधार गृहों या लड़कियों के हॉस्टलों में जाता रहता, ताकि छोटी छोटी बातों पर हंस हंसकर पागल हुई दुबली पतली किशोरियों के पास रहने की उत्तेजना से अपने आप को गरमा सकूं। अरे यार, मुझे तो नहीं लग रहा अब इसको अपलोड कर पाऊंगा मैं। आपको यह बातें अजीब लगेंगी। कहाँ फ्रेंच और अंग्रेजी साहित्य का प्रतिष्ठित विद्वान और कहाँ 12-14 साल की छोकरियों के स्पर्श के लिए कुत्तों की तरह सूंघता है एक मौन विकृत अपराधी। लेकिन इस बात को आप उस समय तक समझ नहीं पाएंगे जब तक कि मैं अपनी बात पूरी ना कर लूँ। दरअसल मुझे 10 से लेकर 14 साल की लड़कियां ही पसंद आती थीं। जवान लड़कियां मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर पाती। इन मोटे मोटे नितंबों और बड़ी बड़ी छातियों वाली लड़कियों की बाहों में जाते ही मेरी नसें थरथराने से इनकार कर देती। मेरी उत्तेजनाओं का ताना बाना सिर्फ 10 से 14 साल की लड़कियों के इर्द गिर्द बुना हुआ था। उनका खिलंदड़ापन, उनकी बदतमीजियां, उनकी फूहड़ हंसी, उनके मैले हाथ पैर, चपर चपर बातें मैं खिले हुए फूलों से नहीं, अध खिली कलियों के प्यार से दबकर पिसना चाहता था। ज्यूरी के माननीय सदस्यों, आपको हैरानी हो रही है? एक विद्वान के मुख से ऐसी बातें सुनकर कौन हैरान न हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि इस तरह का विचार रखने वाला संसार का पहला आदमी हूं? मैं ही पहला आदमी हूं? नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। मैं यह बात नहीं मानता। मैं पहला आदमी नहीं हूं जिसने ऐसा सोचा हो अथवा कहा हो। यह बात अलग है कि बहुत से लोग वैसे विचार तो रखते हैं, मगर वे अपने मन की बात होठों तक लाने का साहस नहीं करते। वे सेक्सी घुटन के शिकार रहते हैं। सेक्सी घुटन। और आप में से तो सब सदस्य इस बात को जानते ही होंगे कि जेम्स कार्स्ट
जिस समय राहब से मिला था उस समय राहब की आयु केवल 10 वर्ष की ही थी। और इससे भी आश्चर्य की बात तो यह है कि जेम्स उसकी जिंदगी में आने वाला पहला आदमी न था। ओ माय गॉड! मिस्र के बादशाहों, यूनानों के देवताओं, पूर्व के मंदिरों में अनगिनत ऐसे उल्लेख मिलते हैं। मिस्र के बादशाहों, मिस्र में, यूनान में, पूर्व के मंदिरों में ऐसे इतने अनगिनत उल्लेख मिलते हैं जहाँ रजस्वला मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने से पहले ही लड़कियां कामदेव की पूजा में अर्पित कर दी जाती थी। अच्छा, सन 724 के मई महीने में जब दांते फ्लोरेंस की एक दावत में जिस वीनस को देखकर सब कुछ भूला बैठा था, वह वीनस उस समय 12 साल की ही थी। दांते फ्लोरेंस की एक दावत में जिस वीनस को देख दांते फ्लोरेंस की दावत में जिस वीनस को देखकर सब कुछ भुला चुका था, वह वीनस उस समय 12 साल की थी। मेरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। मैं एक हिस्से में आम मर्दों की तरह दुनिया में सारे काम करता, शरीफ प्रोफेसर समझा जाता और जरूरत महसूस करने पर पैसे देकर या अन्य किसी तरीके जवान औरतों से बिस्तर करवाता। मेरे व्यक्तित्व के दूसरे हिस्से में दुनिया के तमाम रीति रिवाजों से अलग सिर्फ 10 से 14 साल की लड़कियों की उतावली देहगंध और सिहरन मंडराती रहती। जब मैं और कुछ न कर पाता तो एकाध पुस्तक लेकर लड़कियों के किसी स्कूल के पास वाले पार्क में जा बैठता। अरे बाप रे, ऐसे भी लोग होते हैं क्या? जब मैं कुछ न कर पाता तो एकाध पुस्तक लेकर लड़कियों के किसी स्कूल के पास वाले पार्क में जा बैठता। मुझे इंतजार जरूर करना पड़ता, मगर कोई ना कोई लड़की हंसती, खेलती, हाँफती मेरे पास आकर बैठ जाती, मेरी बेंच के नीचे आकर छुप जाती। यह अवसर न आ पाता तो मैं खुद ही हंसती खेलती किसी लड़की के पास को अपने पास बुलाकर जहाँ तक हो सकता सहलाने और मसलने की कोशिश करता। कई बार मेरी किस्मत बहुत अच्छी होती तो कोई लड़की मेरी बेंच के नीचे आ छुपती और मैं बेंच की दरारों से उसके पसीने की खुशबुओं में डूबा देर तक मंत्रमुग्ध रहता था। फिर कभी कोई लड़की खेल खत्म करने के बाद अपने जूते के तस्मे कसती हुई बेंच पर पांव टिका देती तो उसकी फ्रॉक सरक जाने से कसे हुए अंडरवियर से उभरी हुई जांघें देर तक मेरे अंदर झंझनाती रहती। कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई लड़की भागी भागी थक कर निढल सी होकर मेरे पास आकर गिरने लगती तो मैं उसे अपनी बाहों में भरकर सहलाने लगता। खेलती हुई लड़कियों में से किसी का फ्रॉक ऊपर उठ जाता तो मेरी वासना भरी नजरें उसकी जांघों की ऊपर तक देखने का अवसर न चूकती। खेल खेल में या अन्य किसी कार्य में झुकी लड़की के गले में आगे तक देखने का अवसर मेरी आंखें न चूकती। जिस लड़की के छोटे छोटे उरोज मुझे झंझनाहट से भर देते थे। कैसा आनंद आता था उनके शरीर में छुपे हुए भागों को देखकर, जो नग्न भी होते थे और अर्धनग्न भी। और मैं एक ऐसे भूखे मुसाफिर की भांति अपनी रोटी पानी को सामने देखकर भी उसे खा पी नहीं सकता, बस तरसता रहता है। मैं भी बस देखकर तरसता। मैं अपनी दुनिया का यह रूप भी आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें केवल मैं ही होता और होती थी स्कूल से लौटती हुई सागर तट पर नहाती हुई किशोरियाँ जो खिड़कियाँ खोलकर बड़ी लापरवाही से कपड़े बदलती थी और अपने शरीरों को स्वयं ही देखती थी। नटखट सी मुस्कान होठों पर समेट लाती, आपस में ही शरारतें करती। ये खतरनाक ही ये नॉवेल है भाई। बचपन को पार कर जवानी की दहलीज पर पांव रखने वाली इन लड़कियों की शरारतें देखकर ही मुझे आनंद आता। जब वे दूसरी लड़की के यौनांगों पर चुटकी काटती तो मेरे मुंह में जैसे पानी भर आता, मेरे शरीर में जैसे बिजली की कोई तेज लहर दौड़ जाती। जब कोई लड़की बस मेरे साथ सफ़र करती और उसका फ्रॉक तेज हवा से उड़ जाता तो मेरी आंखों में जैसे चमक कौंध जाती। मैं एक लंबी और ठंडी आह भरकर अपने आप से कहता, ये लड़कियां इस तरह घूमती रहें बसों में, सागर तट पर, स्कूल के पार्कों में, और मैं इन्हें देख देख कर आनंद लेता रहूं। कितने मूर्ख हैं वो लोग जो मुझे वासना का पुजारी समझते हैं, औरतों का रसिया कहते हैं।
मुझ पर औरतों का भूखा होने का दोष लगाते हैं। मैं पूछता हूँ कि मुझे औरतों की कमी है? मैं पूछता हूँ क्या मुझे औरतों की कमी है? क्या शहर में वेश्यावृत्ति के अड्डे नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि इस शहर में सब कुछ मिलता है, प्यार भी बिकता है, जवानी भी बिकती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, यदि किसी चीज़ की यदि कोई कमी है तो जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा मन चाहता है। इसी तरह का अवैध किंतु मनमोहक उत्तेजनाओं की प्यासी मेरी देह दुनिया के कई शहरों से छुट्टियां बिताने के बाद बार बार लौट कर उसी तरह धुंध से भरे हुए पेरिस में लौट आती। शोध के सिलसिले में लाइब्रेरियों में काम करने से जो वक्त बचता, इधर उधर सभा गोष्ठियों या वेश्याओं के पुराने बिस्तर पर बीत जाता। सम तो याद नहीं, लेकिन पेरिस में गुजारे गए दिनों का उल्लेख करते समय अपनी शादी से पहले एक दिन भर का काम खत्म कर लेने के बाद जब मैं सड़क के शोरगुल और ट्रैफिक से बचने के लिए गली से होकर लौट रहा था, तो मेरी नज़र नुक्कड़ पर लैंप पोस्ट के साथ ही पटरी पर टहलती हुई एक लड़की पर पड़ी और मेरा मन हल्का होने के लिए तड़प उठा। दूर से मैं समझा कि कोई साधारण लड़की होगी, मुझे क्या लेना देना, लेकिन पास पहुंचकर जब मैंने ध्यान से देखा कि उस लड़की से परिचय किए बिना आगे बढ़ जाने में कितनी मूर्खता करता। छोटे कद की इस दुबली पतली लड़की ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहन रखे थे ताकि कद में ज्यादा दिखे। जब वह चलते चलते अपने पास से होकर गुजरने वाले लोगों को देखकर हौले से मुस्कुराने की कोशिश करती तो उसके अधकटे छितराए हुए बालों से ढके गालों में छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते। आम फ्रेंच लड़कियों की से अलग उसकी पलकों और नितंबों में कामुकता कम थी, बचपना ज्यादा। उसका यह बचपना ही मुझे ले डूबा। उसकी अल्हड़ता ने मेरी जांघों में आहिस्ता आहिस्ता सुलगती उसकी सारी आग की हौले से छूकर भड़का दिया। जो लाइब्रेरियों के मटमैले सेल्फों से झड़ी गर्द से दबी मुझे अंदर ही अंदर झुलसाती रहती थी। मैं कुछ सरसार सा, कुछ विवश और उसकी ओर बढ़ा। मुझे अपनी ओर आता देख वो मुस्कुराई। शायद उसे भी मेरी चाल का उतावलापन अपनी आंखों में उबलती हुई चाह पढ़ ली थी। शायद उसने भी मेरी चाल का उतावलापन और आंखों में उबलती हुई चाह पढ़ ली थी। अरे वो कैसे पढ़ पाएगी भाई? उसके पास पहुंचकर सौदेबाजी शुरू करने के लिए जब मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर पेश किया तो उसने बिना जली सिगरेट होठों में घुमाते हुए बच्चों की तरह पलके फड़फड़ा कर मुझे 20 फ्राक मांग लिए। मैं समझ रहा था कि यह बाजार से दोगुना रेट मांग रही है, लेकिन उसके अल्हड़पन से मजबूर था। मैंने हाँ कर दी और उसे लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। उसका कमरा आम वेश्याओं की तरह एक सस्ते मकान में था। वेश्याओं की तरह उसने अंदर जाने के पहले घंटी बजाकर पूर्व सूचना दे दी ताकि यदि उसकी कोई सहेली किसी ग्राहक के साथ धंधे में लगी हुई हो तो सावधान हो जाए। अंदर कमरे में पहुंचने पर भी दृश्य में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ। वही लॉन्ड्री की हल्की हल्की गंध वाला पुराना वही लेकिन नई चादर से ढका हुआ बिस्तर था और कमरे में जुड़ा हुआ बाथरूम। कमरे में पहुंचते ही मैंने उसका नाम और उम्र पूछी। उसने अपना नाम मोनी बताया और उम्र 18 वर्ष। मैं जानता था कि वह उम्र के बारे में झूठ बोल रही है। जब फुर्ती से कपड़े उतार कर वह मेरी ओर पीठ करके खिड़की के साथ सट कर खड़ी बाहर गली में मैं जानता था कि वह उम्र के बारे में झूठ बोल रही है। जब फुर्ती से कपड़े उतार कर वह मेरी ओर पीठ करके खिड़की के साथ सटकर बाहर खड़ी गली में देखने का बहाना करने लगी तो उसके अविकसित नितंबों और दूधिया रों वाली कमर के पिछले हिस्से को देखकर मेरा शक और भी पक्का हो गया। वह अपनी उम्र में 16 वर्ष से अधिक की नहीं थी। वह यूं ही पुरुषों को अपनी उम्र ज़्यादा दिखाकर लुभाने का प्रयास करती थी, पर उसे इस बात की कब खबर थी कि मुझे उसकी उम्र में ही वास्तविक आकर्षण नजर आ रहा था। उत्तेजना के मारे मैं कांपता हुआ कपड़े उतार कर उसके पास जा खड़ा हुआ। उसकी पीठ सहलाने के बजाय मैंने एक हाथ उससे उसका कंधा पकड़ा और उसको अपनी ओर घुमा लिया। जब मैं और कुछ करने के बजाय उसकी उंगलियां सहलाने लगा तो मोनी ने मुझे आश्चर्य से देखा।
शायद उसे आश्चर्य इस बात को लेकर था कि आम ग्राहकों की तरह मैं उसके नग्न शरीर को देखकर उत्तेजित होकर भी जल्दबाजी न दिखा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके भिन्न भिन्न अंगों को सहलाता हुआ मैं भी खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी उंगलियों को चूमने के लिए होठों के पास लाते समय मैंने देखा कि लगभग पिछले 1 सप्ताह से उसने अपने नाखूनों की सफाई न की थी। उसमें मैल भरा हुआ था। मैंने यह बात उससे कही तो वह माफ़ी मांगकर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर लपकी। मैंने उसे रोक लिया। मुझे उसका यही बचकानापन तो अच्छा लग रहा था। अर्धविकसित नितंब, अधपके उरोज, पीठ पर भूरे रोएं और मैली अंगुलियां। धीरे धीरे वह भी मेरे हौले हौले खुलते मुंह, तेज होते खेल में रुचि लेने लगी। जब मैं खिड़की के पास से उठकर बिस्तर पर लाया तो वह मेरी बाहों में ऐसे गुम हो गई जैसे खूबसूरत गुड़िया किसी बड़े तकिए पर आराम से सिर रखकर गुम हो जाती है। आज याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि पेरिस में जितनी भी वेश्याओं से मिला था, मोनी ही पहली थी जिसने पहले पैसे लेकर शरीर देने के बावजूद मुझे कहीं कोई भी मशीनी प्रक्रिया की ऊब न होने दी। बाप रे।